हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से आज मैक्रो का कंप्लीट रिवीजन कर लिया, साथ में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो गए। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए, सारे डेटा कराए, सब कुछ जो जो पूरे की पूरी आईडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जरूरी था, मैंने उस तरीके से आपको रिवीजन भी करा दिया। अभी भी चिंता मत करो, 2 फाइनल रिवीजन और होगा। एक मैं लाइव रिवीजन कराऊंगा और एक कराऊंगा जिस दिन आपका पेपर होगा, 18 ऑफ मार्च को सुबह सुबह 4 बजे कंप्लीट इंडियन कंप्लीट मैक्रो एक बार और रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग 4 चैप्टर खत्म करेंगे और कल हमारा टारगेट है कि पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर देंगे अपना सिलेबस। फिर आप अपना मॉक्स बना सकते हो, जरूर बना के जाना। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, आप कितना भी कर लो, जब कॉपी पे उतार नहीं पाओगे ना उसको, तो टीचर नंबर कैसे देगा? आपको कितना आता है उसे क्या पता। ठीक है, तो अभी 4 चैप्टर में 2-2 करके रिवीजन करा दिया आपको, लेकिन एमसीक्यू एक बार में करते हैं। 40 एमसीक्यू हैं, आप बताना आउट ऑफ 40 आपके कितने आए, जरूर बताना। ये कॉन्फिडेंस देगा आपको और मुझे भी समझ आएगा कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, उस हिसाब से मैं अपने काम में चेंजेस भी करूंगा। पहला, डैश इज रिप्लेस प्लानिंग कमीशन को 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और इसके भी जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। Second, during the period of 1951 to 2016, dash led to increase in the milk production in India by about 10 times. तो किसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ गया? ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट फॉर मिल्क, गोल्डन रेवोल्यूशन इज नॉट फॉर मिल्क। ऑपरेशन फ्लड, इसकी वजह से शुरू किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड इज फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, एस्टिमेट्स ऑफ डैश on national income and per capita income were considered very significant. कॉलोनियल पीरियड पे किसके एस्टिमेट्स नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पे बहुत सिग्निफिकेंट माना गया था? वी.के.आर.वी. राव के एस्टिमेट्स को सिग्निफिकेंट माना गया था कॉलोनियल पीरियड में। इंडिया एंटर्ड दैट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 में। इंडिया सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया, जहां बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट घट गया। Which of the following is not true about the foreign trade during the colonial rule? कौन सा foreign trade के लिए true नहीं है, यानी गलत है? India suffered from large trade deficit. क्या इंडिया लार्ज ट्रेड डेफिसिट में सफर कर रहा था? भैया नहीं, इंडिया सरप्लस ट्रेड डेफिसिट, सरप्लस ट्रेड से सफर कर रहा। सफर क्या मतलब? एंजॉय कर रहा था। बट हाँ, उस पैसे को देश के अंदर यूज नहीं किया गया, उसको कॉलोनियल स्टाफ ने बर्बाद कर दिया। उस पैसे को वर्ल्ड वॉर में लगाया, इनविजिबल्स को इंपोर्ट करने में और अपने कॉलोनियल स्टाफ्स को पेमेंट करने में लगा दी। तो पहला ही गलत है। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन वर फॉलो, ऐसा भी कुछ नहीं है। नॉट ट्रू बोला है ना, नॉट ट्रू। हाँ, नॉट ट्रू है, तो ये मतलब गलत नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। ये पहला वाला गलत स्टेटमेंट है। यहां पे तो ऑब्वियसली कि जो पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई थी। ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल, ये भी ठीक है। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ये भी सारी चीज ठीक है, बस पहला वाला ऑप्शन गलत है। 55th क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। और असर्शन क्या कहता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है और ग्रोथ की तरफ लेके चलता है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ पीपल इंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ कंट्री। कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? कितने लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इंगेज हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग अलग स्टेटमेंट है, ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये रीजन सही तो है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, दोनों चीजें इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आते हैं। 7 पे, स्टडी द फॉलोइंग इमेज केयरफुली। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पता है आते हैं, तो ये रहा इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ट्रेड प्रैक्टिस दैट हैज सक्सेसफुली रिप्लेस द फॉरेन गुड्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कि भैया फॉरेन गुड्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो सरकार कह रही थी भैया इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट हमारा बहुत बढ़ रहा था,
उसको कम करेंगे। तो इसको रिप्लेस किससे किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आपको ना इमेज अगर नहीं भी देखो तो भी समझ जाओगे। ट्रेड प्रैक्टिस दैट सक्सेसफुली रिप्लेस द फॉरेन गुड्स को रिप्लेस किया डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। बाहर की चीजें नहीं खरीदेंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे और डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 7th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 8th पे आ जाओ। Identify which of the following statement is incorrect about the financial sector reforms introduced in 1991। आपको बताना है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कौन सा पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है, कौन सा पॉइंट गलत है, आपको ये बताना है। इनेबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया एज वेल एज फॉरेन। प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक की नंबर्स बढ़ गए, बिल्कुल करेक्ट है। Foreign investment limits in bank was raised to around 74%. Foreign investments limits in bank was raised to 74%. जो foreign investments है वो भी increase हो गया 74% तक। ठीक है, foreign institution investments allowed to invest in Indian financial market। ठीक है, change in the role of Reserve Bank of India from facilitator, उल्टा लिखा है, regulator to facilitator हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट डी वाला गलत है। Which of the following is not a reason of introduction of economic reform? Economic reforms 1991 में जो आए जुलाई 1991 को, उसका कौन सा रीजन है? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट नहीं था, इंपोर्ट बढ़ रहा था। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ, ये ठीक है। बी ऑप्शन जो है गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन? कौन सा रीजन नहीं है? तो जो बी वाला है वो रीजन नहीं है। एक्सपोर्ट से इंपोर्ट बढ़ रहा था बहुत ज्यादा, फॉरेन करेंसी नहीं थी हमारे पास। 10th पे आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इमेज केयरफुली। HYV ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉइंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स, HYV सीड्स। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। रेगुलर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ नेचुरल मैन्योर्स, अ लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रेडिशनल सीड्स। तो मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एसेंशियल, कौन सा एसेंशियल है? तो देखो यार, रेगुलर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ये जो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन था वो यही था ना, केमिकल फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस करेंगे और HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये एसेंशियल है, बाकी चीज तो लिखी है, इसका सही आंसर ये है। नेचुरल मैन्योर वाला गलत है, लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी गलत है, ट्रेडिशनल सीड ये भी गलत है, HYV सीड्स को लेके आए थे। Read the following statements, assertion, reason. The Education Commission 1964-60 had recommended that at least 4% of GDP product should be spent on consumption. कितने परसेंट था जरा मुझे बताओ? 4 स्टेटमेंट, 4 था या 6? तो ये गलत है, 6% बोला था। The union state government has been stepping up expenditures in education sector over the years to fulfill the objective of attaining percent। ये सेम टू सेम लाइन जो है सेंट पर्सन लिटरेसी, ये लिखा गया है सेम टू सेम लाइन NCERT में, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। और मैंने भी अपने नोट्स के अंदर, आपको याद हो, अलग से NCERT का जो पेज आपको लिखवाया उसमें सेम यही लिखा हुआ है। एजुकेशन कमीशन का 6% है, करंटली 4 चल रहा है, बट उन्होंने 6% रेकमेंड किया था। तो ए गलत है, आर सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ए फॉल्स और आर ट्रू। Identify the incorrect statement in context of human capital। Human capital intangible in nature है, करेक्ट है। Human capital is perfectly mobile, गलत है। Human capital class mobility less होती है। Human capital is inseparable from its owner, ठीक है। Human capital can be sold in market like commodity, ये सारी चीज ठीक है, ये गलत है ना। perfectly mobile नहीं है भैया, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं ना, दो कंट्री के बीच में रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तो आप नहीं जा सकते, आपका टैलेंट, आपका स्किल सब गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा देश से। और दो देश के बीच लड़ाई जब होती है तो वहाँ के लोग ही पहले भागते हैं। मान लो हमारे इंडियंस लोग जाके इजराइल में रह रहे हैं, वहाँ पंगा हो गया, तो सबसे पहले भाग के अपन देश में वापस आएंगे। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ईयर वाइज। जो पहले हुआ उसको पहले लिखना है, टाइम के हिसाब से, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखना है। डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आया 1991 में, WTO जनवरी 1995 में, GST 2017 में आया, ठीक है, जुलाई 2017, 1 जुलाई। तो सबसे पहले इसके अंदर आया सेकंड वाला, सेकंड के बाद थर्ड, तो यानी ये करेक्ट है। फिर आया फर्स्ट 16, फिर 17, यानी कि बी ऑप्शन 13 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, इसीलिए कहता हूं डेटा याद कर लो। डेटा भले ना पूछे, लेकिन आप ऑर्डर में अरेंज करना हो तो डेटा पता होना चाहिए। डैश मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ब्रिटेन
ब्रिटेन ने मोनोपोली कंट्रोल जो है वो कर रखा था, सारा 50% ट्रेड अकेले ब्रिटेन को हो रहा था इंडिया से। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज करना है। फर्स्ट रेलवे ब्रिज, 1850 को रेलवे रिड्यूस हुआ, 1853 में पहली ट्रेन चली, 1854 में जो है वो लिंक किया गया मुंबई से थाने वाला जो ब्रिज है उसको। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, 1757 हो गया बैटल ऑफ प्लाजे, ऑफिशियल सेंसस 1881। तो सबसे पहले तो बैटल ऑफ प्लाजे हुआ, थर्ड पॉइंट के बाद तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। थर्ड के बाद सेकंड और फर्स्ट में कौन पहले आएगा, तो ऑब्वियसली ये 1854 यानी कि फर्स्ट वाला, फिर आएगा उसके बाद फोर्थ वाला 1881, 1920 सबसे लास्ट में। 15th का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सबसे आखिरी में सेकंड पॉइंट आएगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन द फ्रंट रनर ऑफ एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में G20 समिट को पहले करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, तो इंडिया हैज बीन द फ्रंट रनर ऑफ एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट ठीक है। कीपिंग इन द कमिटमेंट इंडिया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप इस देखो सेम ही लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में। कीपिंग इट्स कमिटमेंट इंडिया हैज नॉट रिमूव द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये गलत है। 1991 में इन्होंने हटा दिए थे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 ट्रू, statement 2 false. Which of the cost is included in migration? Cost of transportation correct है, cost of living in the migrated places और psych cost, यानी कि आपका जो मेंटल पीस और जो सब अफेक्ट होता है जब आप बाहर जाकर रहते हो, तो ऑल ऑफ दी 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 18, हाउ मच एजुकेशनल सेस हैज बीन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑल यूनियन टैक्सेस, 2% का एजुकेशन सेस लगता है सारे यूनियन टैक्सेस पे। एंड the opening of Suez Canal serve a direct route of ships operating between Britain और इंडिया और ब्रिटेन को एक डायरेक्ट रूट मिल गया, 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। On the eve of independence, India's demographic condition was characterized by the which of the following statement? Low level of literacy थी, low mortality rate था, नहीं high mortality rate था, तो हाई लेवल ऑफ लिटरेसी गलत है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मॉर्टेलिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नहीं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, हाई मॉर्टेलिटी रेट था, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इंप्लाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ, तो इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद हमने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया, जहां प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर काम को चला रही थी, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब प्राइवेट, तो 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 22 पे आओ। इंडिया हैज बिकम अ प्रिफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर, क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, तो 22 का जो है क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विस भी करेक्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर भी करेक्ट है, बिकॉज ओनली थर्ड कहीं है नहीं, तो थर्ड और सेकंड दोनों है, थर्ड तो पक्का सही है, अनस्किल लेबर की तो जरूरत ही नहीं ना आईटी सेक्टर में, तो 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड थर्ड। 23 पे आ जाओ, 23 पे which of the following correctly represent the actions taken by the government towards liberalization, लिबरलाइजेशन का करेक्ट बताना है, एक्शंस जो सरकार ने लिया। हाई टैरिफ टू डिस्करेज इंपोर्ट गलत है ना, हाई टैरिफ सब जगह कम किया था, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, पी गलत है, जहां पी है वो हटा दो, तो क्यू दोनों तरफ सही है, तो क्यू तो सही हो गई। अब आर और एस में देखते हैं, आर देखते हैं। अलाउिंग फॉर प्राइवेट बैंक टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस, प्राइवेट बैंक्स को परमिशन दे दी कि भैया आप अपने आप डिसीजन ले सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है कर सकते हैं ऐसा। और पॉइंट देखते हैं क्या है, आर का तो आपने देख लिया, इसका देखें। फिक्सिंग प्राइस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंक्रीज कंजप्शन ऑफ दीज गुड्स टू बूस्ट, सर्टन प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स का सरकार ने फिक्स नहीं किया, तो गलत है, ये वाला साफ गलत है, तो इस हिसाब से क्यू और आर इसके बेस्ट ऑप्शन है 23 के, 23 का क्यू और आर बेस्ट है। 24, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में किया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, तो 6 to 14, 24 का ए करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इंडिया अडॉप्टेड द सोशलिस्टिक इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, नहीं मिक्स इकोनॉमी करेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट है। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू द 5-year प्लान, करेक्ट है। लैंड रिफॉर्म्स अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर
वर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर नहीं था. पॉलिसी इनिशिएटिव इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन ग्रॉस जीडीपी इन इंडिया. तो क्वेश्चन पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो 25 क्वेश्चन का ये ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट है. पॉलिसी इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिक्लाइन जीडीपी, जीडीपी डिक्लाइन नहीं हुआ था, ये गलत स्टेटमेंट है. तो बी ऑप्शन करेक्ट है. इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इंप्लीमेंट थ्रू फाइबर प्लान, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. बी ऑप्शन 25 का करेक्ट है. डैश फाइबर प्लान रिकॉग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल को 7th फाइबर प्लान ने रिकॉग्निशन दी थी, तो ये 7th फाइबर प्लान ए करेक्ट है इसका. Which of the following organization regulate the health sector? Indian Council for Medical Research, ICMR जो है वो मेडिकल हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटर है. ICMR ध्यान रखना. The first official census कब आया? D 1881. सिंपल है. Arrange the following events in the correct chronological order. लो, अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन के अंदर, पता नहीं क्या सब दे ही रखा है. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजी. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके डेट्स को याद कर लेना. नीति आयोग 2015 में आया था, ये तो पता है आपको. प्लानिंग कमीशन 1950, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट फाइव प्लान 1951, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बे कमेटी कब आया? 1955, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया. ठीक है, तो इसका आंसर दे ही रखा है ऑलरेडी. चलो कोई बात नहीं, आप इस डेटा को याद करें ना, इस हिसाब से अरेंज कर लो. 29 आप कैसे अरेंज करोगे तो सबसे पहले कब आएगा? 1950, सबसे पहले थर्ड आएगा, थर्ड के बाद आएगा सेकंड 1951, फिर फर्स्ट आएगा 1955, फिर 2015, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है. 29 का डी ऑप्शन करेक्ट है. 29 क्वेश्चन का आंसर हटा के मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बट आप ये डेट जो है वो याद रखना. 30 डैश वाज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर. 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, परफेक्टली मोबाइल, इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर. तो बताओ क्लास, ह्यूमन कैपिटल जो है इंटेंजिबल इन नेचर है, ठीक है. इम्परफेक्टली मोबाइल है, ये भी ठीक है. इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर है, ये भी ठीक है. तो सारे ऑप्शन ठीक है, यानी डी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड. ऐसे एक क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था, वहां परफेक्टली मोबाइल लिखा था, तो मैंने वो गलत बोला था. परफेक्टली मोबाइल नहीं है, ह्यूमंस को मूव करने में बहुत दिक्कत होती है इफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस आर फॉलोड. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स among the different occupation, nature of different occupation, size of working force और number of people living. ये तीनों गलत है. distribution of working force among the different occupation, यानी कि 32 का A correct है. 33 the government has now decided to further promote the development of mutual fund by throwing the field open to the private sector and joint sector mutual fund in order to safeguard the interest of the investors and to encourage the healthy growth of capital market. The comprehensive set of guidelines is being evolved for the operation of all mutual fund. Mutual fund के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे वो बनाए गए. तो आइडेंटिफाई द सेक्टर विच अफोरसेड रिफॉर्म. तो किस सेक्टर, म्यूचुअल फंड किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आएगा. किसके अंदर आएगा? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आएगा. मनी को डीवैल्यू किया वो भी इसके अंदर आएगा, म्यूचुअल फंड की वर्किंग भी इसके अंदर आएगा. इन विच ईयर इंडिया टू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एच खरीफ सीजन 1966. ठीक है. अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म देयर वाज अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द, नहीं वो तो फॉरेन एक्सचेंज डीवैल्यूएशन था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आरबीआई का जो रोल चेंज किया, नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ गए, वो था. करेक्ट कर लेना. अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म देयर वाज अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटेड टू फैसिलिटेटर. पहले आरबीआई रेगुलेटर था, उसको बाद में फैसिलिटेटर बना दिया. 35 का डी ऑप्शन करेक्ट है. सब्सिडीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी इंपोर्टेड, गलत, ये सब्सिडी नहीं है. लैंड सीलिंग एलिमेंट ऑफ आईपीआर 1956, ये भी गलत है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लैंड टू द टेलर. मॉडर्नाइजेशन ऑफ गोल चेंज इन सोशल आउटलुक, ये करेक्ट है. मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल जो है वो सोशल आउटलुक को चेंज करता है 5 ईयर के अंदर. 36 का डी का पेयर करेक्ट है, बाकी सब जो है वो इनकरेक्ट है. बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले इंडिया यूएस पे डिपेंड था अनाज के लिए, और यूएस का जो लॉ था पीएल 480 था, पब्लिक लॉ 480. ध्यान रखना, पीएल 480 उस लॉ का नाम था. हम किस पे डिपेंड थे? यूएस के ऊपर. 37 का है. द फाइनल बर्डन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज, तो फाइनल बर्डन किसके ऊपर है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर नहीं, प्रोड्यूसर ऊपर नहीं, कंज्यूमर के ऊपर है. बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, शिफ्ट टू द फाइनल यूजर. जो भी फाइनल यूजर है, जो भी कंज्यूमर है ना, जीएसटी का सारा बर्डन उस पर आना है. ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, किसी के ऊपर जीएसटी का बोझ नहीं आएगा. जो ग्राहक लास्ट में खरीदेगा सारा कुछ जीएसटी उसको देना पड़ेगा और सारा बर्डन उसके ऊपर ही आएगा. आगे वो किसी को बेचता नहीं है.
विच इंडस्ट्री हैज एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू पार्टीशन? जूट इंडस्ट्री को ना बहुत नुकसान हुआ ड्यू टू पार्टीशन। ध्यान रखना, वो सारा का सारा जूट इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, वो बांग्लादेश के अंदर चला गया, उससे काफी नुकसान हुआ। पहले पाकिस्तान में गया, फिर उसके बाद बांग्लादेश में चला गया, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की 1971 में लड़ाई हुई। Expenditure on health is one of the social or one of the source of human capital formation where dash is one of the suitable curative measure. Curative measure, अच्छा, expenditure on health is one of the source of human capital formation where dash is one of the most suitable curative measure. तो provision of drinking water, spread of health literacy, medical intervention। देखो curative medicine, जो curative measures है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं ड्यूरिंग इलनेस, जब बीमार हो जाते हैं तो आपको क्योर कैसे करना है। वैक्सीनेशन जो है प्रिवेंटिव मेजर है, ये क्यूरेटिव मेजर पूछ रहा है, ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर है। ये हेल्थ लिटरेसी वगैरह जो है ना, वो सब नहीं आएगा, ये मेडिकल इंटरवेंशन। आप बीमार पड़ गए तो आपको ज्ञान नहीं दी जाएगा, वैक्सीनेशन दे नहीं सकते, पहले देना होता है वो। तो इसका सही आंसर क्या है? मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। चलो आप मुझे बताओ, आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे? काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस आईडी से आते हैं, काफी सारा डेटा का क्वेश्चन आता है और बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन कवर करूँ, बाकी जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे मैं टॉप 100 क्वेश्चन भी कराऊंगा एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, उसको भी देखना। आपने एमसीक्यू में सिर्फ आपको देखना जो सही गया, उसको नहीं देखना जो गलत जा रहा है उसको लिख के रखना, ताकि बिफोर एग्जाम रिविजन करके जा सको। तो कल इंडियन पूरा खत्म करते हैं। आई होप यहाँ तक पढ़ के आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।